बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी मेरे व्यूअर्स, आज हम तारीख के झरोखे में ज़रा देखते हैं। सियासी तौर पर हम कहीं आज से तकरीबन 45 साल पीछे तो नहीं चले गए। 1977 में एक मकबूल तरीन लीडर और पॉपुलर तरीन लीडर और अकेली उसकी पार्टी हुकूमत में थी। मेरा मकसद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह थे और वो अकेले वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी एक पार्टी हुकूमत में थी और बाकी तमाम सियासी पार्टियां अपोजिशन में थी। 1977 में इलेक्शन हुए तो अपोजिशन ने इलेक्शन के रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया, धांधली का इल्जाम लगाया, रीपोलिंग का मुतालबा किया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। डायलॉग चलते रहे, मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन मुज़ाकरात इतने तवील होते गए कि बिलाखिर 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक साहब मुल्क के सरबराह मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे। वजह क्या थी कि दोनों तरफ से बर्फ नहीं पिघल रही थी, मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार थे, डेडलॉक का शिकार थे। दोनों पार्टियां यानी अपोजिशन जो 9 जमातों पर मुश्तमिल थी और इक्तदार में जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो एक तरफ थे, कुर्सी उनके पास थी और 9 जमातें मुखालफत पर थी और इलेक्शन का मुतालबा था, रीपोलिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन का था, धांधली का इल्जाम था। आज हम देखते हैं कि क्या तारीख अपने आप को दोबारा तो नहीं दोहरा रही। 2023 में क्या सिनेरियो वही तो नहीं बनता जा रहा। अप्रैल 2022 को अकेले एक बंदे की पार्टी जिसके साथ चंद इत्तेहादी जमातें भी थी यानी कोलिशन हुकूमत थी, पहले इत्तेहादियों को उससे दूर किया गया, उसकी पार्टी के मेंबरान को यह बावर कराया गया, खरीदा गया या जैसे भी उसको बावर कराया गया कि ये नो मोर, ही इज नो मोर। बिलाखिर वो 20 के नजदीक 20 के करीब उसके एमएनए उससे अलग हुए, जिनको दिखाया गया इत्तेहादी जमातों को कि उसके अपने बंदे उससे छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप हमारा साथ न भी देंगे तो ये बंदे हमें वोट कास्ट करेंगे और इस तरह उसकी हुकूमत जाती रहेगी। लिहाजा इत्तेहादी जमातों को भी बिलाखिर फैसला यही, वो जो कि तमाम इत्तेहादी जमातें वो थी जो हमेशा फायदा देखती है, लिहाजा उन्होंने देखा कि ये तो आएंगे नहीं। बिलाखिर उन्होंने फैसला यही किया कि हम जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको खैराबाद कहते हैं और आने वाली गवर्नमेंट के साथ हाथ में लाते हैं और उस गवर्नमेंट का हाथ हिस्सा बन जाते हैं। लिहाजा ऐसा ही हुआ। 9 अप्रैल को तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई, इत्तेहादी जमातें साथ छोड़ गई और यूं 172 का फिगर इंसाफ अबूर ना कर सकी हुक्मरान जमात और इमरान खान वजीर आजम ना रहे और 11 अप्रैल को दोबारा वही इत्तेहादी जमातें अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर, इस तरह 13 जमातों ने मिलकर एक वजीर आजम चुना और वो 2-3 वोटों पे वजारत उज़्मा थी। फिर जो उस वक्त हुक्मरान था, वजीर आजम था, वो अपोजिशन में चला गया, लेकिन उसने उस असेंबली में बैठने से इनकार कर दिया कि मैं इस असेंबली में ही नहीं बैठूंगा, मैं इन लोगों के साथ नहीं चलूंगा, ये चोर एंड डकैत है, इन्होंने मुल्क का पैसा लूट कर बैरून मुल्क असासे बनाए हुए हैं। लिहाजा 2018 से लेकर 2022 तक उसने उनके साथ बैठना गवारा नहीं किया। उसने कहा केसेस भुगतो, उसके अलावा मैं बैठ सकता हूं लेकिन एनआरओ मैं नहीं दूंगा। मुसलसल यही बात चलती रही। बिलाखिर 2022 को वो सिचुएशन बिल्कुल यकसर चेंज हो गई। हुकूमत में वो आ गए जिनको एनआरओ चाहिए था और जो जिसने एनआरओ देना था, इनकारी था, वो अपोजिशन में चला गया और उसने कौमी असेंबली में जाने से इनकार कर दिया और यूं इस्तीफे दे दिए। उसके वो जो 20 अरकान मुनहरिफ थे वो तो असेंबली में बैठे रहे, बाकी उन्होंने इस्तीफे दे दिए, जो कि उसके उस वक्त के डिप्टी स्पीकर
ने मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेजे, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते को फॉलो नहीं किया गया, लिहाजा वो इस्तीफे उन्होंने अपने पास ही रखे, कौमी असम्बली में रहे। और नए स्पीकर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने इस्तीफे भेजे नहीं, कबूल ही नहीं किए, और यूं ये सिलसिला चलता रहा। फिर बिलाखिर वो इस्तीफे यकदम इन्होंने फिर कबूल किए, मंजूर किए और इलेक्शन कमीशन को भेज दिए, और इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई भी कर दिया मेंबरान को। लेकिन आइन और कानून की बालादस्ती और आइनी जरा इख्तियार करने के लिए जो साबिका वजीर आजम था पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान, उसने आइनी रास्ते इख्तियार किए हमेशा। उसने पहले भी आइनी रास्ते इख्तियार किए, अब भी वो उसने कहा कि 2 असम्बलियां मेरे पास हैं, पंजाब की और KPK की। अगर मैं ये तहलील कर देता हूं तो 60% मुल्क की जो लीडरशिप है, जो रिप्रेजेंटेशन है अवाम की, वो निकल जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। तो यूं दोबारा इन्हें पूरे मुल्क में इलेक्शन कराना पड़ेगा। उस इलेक्शन के लिए उसने ये असम्बलियां डिजॉल्व की, लेकिन जो वजीर आजम थे, अपोजिशन की तमाम 13 जमातें, उन्होंने इसको टूल देने के लिए हीले बहाने शुरू कर दी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब और KPK के दोनों गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ना आपस में मिल बैठ के कोई तारीख दे रहे हैं, जबकि 1 माह गुजर चुका है तकरीबन। बाकी तकरीबन 65 या 66 डेज पंजाब के और इसी तरह कुछ 70 के करीब डेज उसके रह गए KPK के। लेकिन उन्होंने अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी, जो कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर करवाने होते हैं। यूं ये फिर दोनों, अब फर्क सिर्फ 77 और इस वक्त यह है कि उस वक्त एक जमात हुक्मरान थी और बाकी अपोजिशन थी। इस वक्त सारी जमातें पाकिस्तान की हुकूमत में है इस वक्त, और एक जमात अपोजिशन में है, एक जमात अपोजिशन में है, और अक्सरियती वही जमात है। अवाम की हमदर्दियां सारी उस जमात के साथ है। पाकिस्तान में इस वक्त मकबूल तरीन वही जमात है। ये बैरूनी ताकतें भी जानती हैं और अंदरूनी ताकतें भी जानती हैं, और वो अंदरूनी ताकतें और बैरूनी ताकतें जो इक़्तिदार के ईवानों में लोगों को लाती है, वो सारी जानती है कि इस वक्त अवाम की जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो वही पार्टी, वो अभी भी उसी आईनी और कानूनी तरीकों के मुताबिक चलना चाहता है। लेकिन बैरूनी ताकतें भी, अंदरूनी ताकतें भी अपने मफादात के लिए उसे आईनी तरीकों के उलट चलने के लिए धकेल रही है, मसलसल धकेल रही है। और ये 13 जमाती इत्तेहाद भी उसे उसी तरफ धकेल रहा है, ताकि वो आईनी जद्दोजहद छोड़ दे और गैर आईनी रास्तों को अख्तियार कर ले, ताकि कल कला को फिर ये उसे बावर करा दिया जाए कि ये देखो तुमने भी तो ये काम किए थे गलत। यानी दूसरी पार्टियां जो जिस तरह कर रही हैं, गलत तरीके अख्तियार कर रही हैं, उसको भी उसी रास्ते पे लगाने की कोशिश की जा रही है मसलसल, लेकिन वो उस रास्ते पे आ नहीं रहा, मसलसल आइन और कानून के रास्तों को इख्तियार कर रहा है। ये फर्क है इस वक्त, और इस वजह से मसलसल डेडलॉक चल रहा है। IMF की टीम आई हुई थी पाकिस्तान में, उसने शराइत रखी, एक शर्त इन्होंने मानी, दूसरी शर्त मानी, अब तीसरी शर्त उन्होंने रखी है कि इमरान खान से साइन, ये लोन जो है, जो कर्ज है, ये बहाल तब करेंगे जब इमरान खान से आप दस्तखत करवा के दे। लिहाजा 13 जमाती इत्तेहाद ने, जो कि सारी पार्टियां असम्बली में थी जो हुक्मरान थी, और एक ही पार्टी से अपोजिशन में बाहर थी, वो भी असम्बली से बाहर। अब इन्होंने APC बुला ली। अब APC का मकसद ही नहीं समझ आता, क्योंकि सारी जमातें तो अब इत्तेहाद में है और असम्बली में हुक्मरान है। तो क्लियर कट यही था कि IMF की तरफ से यह शर्त थी कि अपोजिशन के जो लीडर है उसके दस्तखत चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आइंदा हुकूमत अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो वही हुकूमत बनाएगा। इस तरह मसलसल ये बात चलती रही, और एक और स्टेप आगे जाते हुए उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कराए जाए। अब ये दोनों चीजें वो नहीं मान सकते, लिहाजा मसलसल कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। अपोजिशन और हुक्मरान जमातों के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डेडलॉक है, और इस डेडलॉक के दौरान हालात वैसे ही 77 की तरह नजर आ रहे हैं कि 77 में मसलसल डेडलॉक था, मुज़ाकरात का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो बिलाखिर ज़िया उल हक साहब ने टीवी पर आके कह दिया कि मेरे अजीज हमवतनों, ये मसाइल थे, लिहाजा हमने बड़ी कोशिश की कि सारी पार्टीज आपस में बैठकर सियासी मसाइल खुद हल कर ले, लेकिन जब इन्होंने नहीं हल किए तो मजबूरन मुल्क की खातिर हमें आना पड़ा। आज भी सूरत हाल ये है कि माशी तौर पर मुल्क बिल्कुल गिर चुका है, खत्म। चंद दिनों के हमारे पास रिजर्व हैं जिससे हम ईंधन खरीद सकते हैं, जिस तरह के श्रीलंका हालिया दिनों में ही श्रीलंका के साथ हुआ कि उनके पास ईंधन के लिए पैसे ही नहीं रहे।
इसी तरह हमारे यहाँ भी अब पंजाब में भी पेट्रोल पंप्स काफी बंद हुए हैं। तो ये सूरत हाल हो गई हुई है और डेड लग चल रहा है। लग यही रहा है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है और 77 की तरह ये ना हो दोबारा फिर मेरे अजीज हमवतनों की सदा हमें सुनने को मिले। तो बेहतर यही है कि ये होश के नाखुन लें। 13 जमाती इत्तेहाद तो चाहता है कि जो मर्जी हो जाए, इसीलिए वो लितोलाल का शिकार है। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अपने इस चैनल को भी याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।